हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा कुमारी है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह केस अपने जजमेंट के वजह से, अपने डिसीजन के वजह से, अपने फैसले की वजह से भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और क्योंकि इस केस का स्थान भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है, तो यह हमारे एग्ज़ाम्स के व्यू से भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो आइए आज हम इस केस के हर एक पहलू को डिटेल में देखते हैं, विस्तार से समझते हैं। और विस्तार से इस पक्ष को समझने के लिए, इस केस को समझने के लिए, इस केस के जजमेंट को समझने के लिए हमें उन घटनाओं की चर्चा भी आज करना होगा जिन घटनाओं ने इस केस को जन्म दिया, इस विवाद को पैदा किया। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं 1951 में हुए कुछ ऐसे ही घटनाओं की ओर। दोस्तों 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ही इस तरह की घटनाएं शुरू होती है। कैसे, देखिए, लैंड रिफॉर्म्स के तहत कानून सरकार बनाना शुरू करती है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स करना सरकार शुरू करती है। क्यों? उस समय समाज में जो असमानताएं विद्यमान थी उसे समाप्त करने के लिए। लैंड रिफॉर्म्स में ऐसे तो बहुत कुछ आ जाता है, यहाँ पर बेसिकली इसका दो अर्थ है। एक, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जी हाँ, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन यानी कि सरकार और किसान के बीच जो जमींदार वर्ग थे, जो किसानों के अधिकार को छीन रहे थे, उन्हें हटाना, उनसे जमीन लेकर के किसानों में बांटना, भूमिहीन लोगों में बांटना खेती के लिए, यह सरकार का उद्देश्य था। लैंड सीलिंग द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनसे ज़मीनों को लेकर के भूमिहीन लोगों में, किसानों में बांटना, इसी उद्देश्य के साथ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाए गए सभी राज्य सरकारों द्वारा। और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के तहत रिजर्वेशन दिया जाने लगा राज्य सरकारों द्वारा उन वर्गों को जिन वर्गों का कहीं ना कहीं शिक्षा में प्रवेश वंचित था उस वक्त, ठीक है। यानी कि उन्हें भी शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जाने लगी। और जब ये कोशिशें होने लगी तो बहुत सारी केसेस जो है कि मामले जो है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, इस आधार पर कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, वायलेशन किया जा रहा है। जी हाँ, आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 39 के तहत वह यह याचिका लेकर पहुंचे लैंड रिफॉर्म्स के खिलाफ कि उनके जो संपत्ति के धारण, अर्जन और व्यय का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। जब सरकार से इस बारे में सवाल किया गया तो सरकार ने कहा कि वह डीपीएसपी के तहत, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत उन्हें जो डायरेक्शंस दिया गया है आर्टिकल 39B(c) में कि वह आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए प्रयास करें, वह उसके पक्ष में कार्य कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला सुनाया कि क्योंकि भाग 3, संविधान का भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जस्टिसिएबल राइट्स है, फोर्सिएबल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करेंगे। और डीपीएसपी में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, मतलब वह जस्टिसिएबल नहीं है, वो फोर्सिएबल नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें संविधान फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी तरह से जब शिक्षा में रिजर्वेशन की बात आई तो भी बहुत से केसेस आ गए, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था चंपकम दुरायराजन का केस। जी हाँ, यह केस स्टेट ऑफ मद्रास के खिलाफ आया था, जब वहाँ की एक ब्राह्मण महिला चंपकम दुरायराजन को मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिल पाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बावजूद, तो वह रिजर्वेशन के खिलाफ केस लेकर आती है, याचिका लेकर आती है कि उनके 16(2) का, उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो सरकार फिर से यही पक्ष देती है कि वह डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 46 का, जिसमें शिक्षा में समान अधिकार, शिक्षा में बराबरी लाने की के तहत उन्हें कदम उठाने को डायरेक्शंस दिया गया है, वह उसके पक्ष में काम कर रही है। और संविधान की किताब लेकर बीच में आते हुए सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से यही बात कहती है कि वह फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करने के लिए मजबूर है, क्योंकि वह जस्टिसिएबल है, वह फोर्सेबल है, वह गारंटेड है। अब जो है कि गवर्नमेंट पे, हमारी जो उस वक्त की सरकार थी, उस पर प्रेशर आ जाता है कि वह क्या करे। वह सामाजिक समानता लानी चाहती है, वह चाहते हैं कि जो असमानता उस वक्त समाज में थी उसमें बराबरी लाएं, उसे समाप्त करें। लेकिन संविधान के किताब को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीच में आ जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे, लोग उनके पास याचिका लेकर के जा रहे तो उसे सुलझाना ही है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए
हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी ने पहला संवैधानिक संशोधन कर दिया। जी हाँ, ये जो केस आया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजन, कहीं ना कहीं यह आधार बना पहला संवैधानिक संशोधन का। और इसी तरह से पहला संवैधानिक संशोधन जो कि 18 जून 1951 में हुआ, उसके तहत कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए वह देखिए। आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जोड़ दिया गया। जी हाँ, और उसमें साफ साफ यह लिख दिया गया कि यदि एसटी, एससी और किसी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को लेकर के कोई विशेष प्रावधान किया जाता है, कोई विशेष व्यवस्था किया जाता है, तो उस पर 1514 या ऐसे किसी आर्टिकल को लेकर के, ऐसे किसी आधार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे किसी आधार की यानी कि 15 की, 14 की, इन सभी की जो मर्यादाएं हैं, जो शर्तें हैं, वह क्लॉज 4 पर लागू नहीं होगी। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में कुछ नहीं कर सकता है। उसी के तहत 31 में यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ही 31 में 1 और 2 क्लॉजेस पहले से थे, ए और बी जवाहरलाल नेहरू जी जोड़ देते हैं। और ए में सीधे सीधे यह लिखवा देते हैं कि यदि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत किसी की भूमि ली जाती है, ठीक है, कोई काम किया जाता है, तो उस पर 31 की, आर्टिकल 31 की या फिर अन्य किसी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स की कोई शर्तें या मर्यादा लागू नहीं होगी। यानी कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में ही यह लिखवा दिया कि शिक्षा को लेकर के जो कार्य किया जाएगा वह भी एक फंडामेंटल राइट्स है। बराबरी, शिक्षा में बराबरी को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वह भी फंडामेंटल राइट्स है, उसके खिलाफ याचिका दायर नहीं किया जा सकता है। लैंड रिफॉर्म्स के तहत जो कार्य हो रहा है वह असमानता को मिटाने के लिए हो रहा है, वह भी एक फंडामेंटल राइट्स है, उसके खिलाफ कोई याचिका दायर नहीं हो सकता है, क्योंकि 31 की कोई जो बाकी शर्तें हैं, जो बाकी मर्यादाएं हैं, वह इस पर लागू नहीं होगी। और साथ ही साथ आर्टिकल बी में उन्होंने 9th शेड्यूल को जोड़ दिया। हाँ, 9th शेड्यूल दोस्तों, जो मूल संविधान था उसमें 8 शेड्यूल्स थे, करंटली बात करें तो 12 शेड्यूल्स हैं। और 19th शेड्यूल्स कब जुड़ा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। और उन्होंने ये कह दिया सीधे शब्दों में कि 9th शेड्यूल में जो भी आर्टिकल्स आ जाएंगे, जो भी एक्ट्स आ जाएंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, अब यहाँ पर शब्द आता है जुडिशियल रिव्यू। तो दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट की वह पावर थी, वह शक्ति है जिसके तहत वह सरकार द्वारा पारित किसी भी कानून को चेक कर सकती है कि क्या वह संवैधानिक रूप से वैध है, और यदि उसे लगे कि वह अवैध है तो वह उसे खारिज कर सकती है, नष्ट कर सकती है। जी दोस्तों, और यहाँ पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल जोड़कर उन्होंने इस 9th शेड्यूल को इस जुडिशियल रिव्यू के पावर से ही अलग रखा, से दूर रखा, से हटा कर रखा। और यह शेड्यूल बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को लागू करने में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको सुलझाने के लिए था, पर ज़रूरी नहीं था कि उसमें सिर्फ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट ही डाले जाएंगे। दोस्तों, अब ये लग रहा था कि सभी समस्याएं सुलझ गई, क्योंकि उन्होंने अब तक जो समस्याएं आ रही थी उन सभी को निपटा डाला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। किन्होंने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन किसने भविष्य देखा है? अब एक नया केस आ जाता है, एक नया एंगल खुल जाता है। जी हाँ, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक उसी वर्ष एक और केस आ जाता है 1951 में ही, और न्यू फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है। एक नया एंगल, विवाद का, संघर्ष का एक नया चेहरा सामने आता है। अब तक जो संघर्ष फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेकर के था, यानी कि भाग 3 और भाग 4 को लेकर के था, अब वह आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच शुरू हो जाता है वह संघर्ष। जी हाँ, और इस केस को बेहतर रूप से समझने के लिए, इस एंगल को ठीक से समझने के लिए, क्योंकि यह एंगल आने वाले सभी केसेस में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाता है, हमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ठीक से समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 13 में दोस्तों 3 क्लॉजेज है, 1, 2, 3। हमें यहाँ पर 2 और 3 से काम है, तो हम सिर्फ इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। 2 में सीधे सीधे ये लिखा हुआ है कि सरकार ऐसी कोई भी कानून पारित नहीं करेगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को सीमित करता हो, फंडामेंटल राइट्स को खारिज करता हो, बिल्कुल नहीं बनाएगी। और यदि ऐसे कोई कानून पारित होता है तो वह उस सीमा तक, टू दैट एक्सटेंड,
खारिज होगा, अवैध होगा जिस सीमा तक वह फंडामेंटल राइट्स को सीमित करता है। जी हाँ। और थर्ड, उन कानून की व्याख्या करता है, उन कानून के बारे में बताता है जो 2 में जिन कानून की बात की गई है कि ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकती है, तो उन कानून में क्या क्या इंक्लूड्स है, क्या क्या सम्मिलित है। तो दीज लॉ इंक्लूड्स या क्लॉज 3 में बताया गया है एक्ट। पहला क्या है? एक्ट। जी हाँ। तो वह बिल जिस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल साइन कर देते हैं, यानी कि फाइनल डिसीजन हो जाता है, वह पास हो जाता है जब बिल, तो वह एक्ट कहलाता है। वह किसके अंदर आता है? इस लॉ के अंदर, वह इस लॉ की परिभाषा के अंदर वह इंक्लूडेड है। फिर अध्यादेश, जब किसी सिचुएशन में सरकार एक्ट नहीं ला सकती है, नहीं पास कर पाती, तो अध्यादेश जारी करती है। वह अध्यादेश भी इस लॉ की परिभाषा के अंतर्गत आता है। वह ऑर्डर, वह नोटिफिकेशन, वह रूल्स, वह रेगुलेशंस, ठीक है, ऑल लॉज, ये सभी जो हैं कि इस लॉ के अंदर इंक्लूड्स है। वह कस्टम भी, जी हाँ, यहाँ तक कि वह कस्टम जिसमें लॉ का फोर्स दिखता है, वह भी इस लॉ की परिभाषा के अंतर्गत है। यह सीधे सीधे आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में मेंशन कर दिया गया है। अब हम समझते हैं 368 क्या है। दोस्तों, आर्टिकल 368 के तहत, यह हमारे संविधान का 20वां भाग है, एकमात्र 368 आर्टिकल है। इसमें 2 क्लॉजेस है, 1 और 2। 1 यह अधिकार देता है सरकार को, संसद को और कुछ मामलों में विधान मंडलों को, ठीक है, राज्य विधान मंडलों को, कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और 2 प्रोसेस बताता है। तो हम प्रोसेस के बारे में बस इतना जान लीजिए यहाँ, क्योंकि वह हमारा टॉपिक नहीं है आज का, कि हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वह ना तो ब्रिटेन के अमेंडमेंट प्रोसेस की तरह बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ना ही अमेरिका के अमेंडमेंट प्रोसेस की तरह बहुत रिजिड है, बीच का है, ठीक है, ना बहुत मुश्किल ना बहुत आसान। दोस्तों, अब क्या मामला होता है, मतलब इस केस से जो नया एंगल आया उससे क्या विवाद छिड़ा कि यदि 13 यह साबित करता है, यह बात सीधे सीधे जाहिर हो रही है आर्टिकल 13 से कि ऐसी कोई कानून पारित ही नहीं हो सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को सीमित करे। फिर इस आधार पे तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है वही अवैध है, वह अपने आप में खारिज होना चाहिए, क्योंकि वह अपने आप में संवैधानिक रूप से अवैध है, क्योंकि वह क्या कर रही है? फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर रही है। लेकिन यहाँ जब गवर्नमेंट अपना पक्ष सुनाती है तो वह कहती है कि आर्टिकल 13 की शक्ति इतनी नहीं है कि वह 368 को कंट्रोल कर सके। वह कहते हैं कि आर्टिकल 13 के हाथ इतने लंबे नहीं है कि वह 368 तक पहुंच सके, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। 368 के तहत सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, यह एक दूसरे से मुक्त हैं। और क्योंकि उस वक्त, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह सब सत्ता शक्ति का खेल है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट एक ही तराजू के 2 भाग हैं। जी हाँ, एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं। यदि गवर्नमेंट पावरफुल होगी तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप विनम्र हो जाती है, और जहाँ गवर्नमेंट कमज़ोर होती दिखती है वहाँ सुप्रीम कोर्ट अपनी विनम्रता खो देती है, वह पावरफुल बन जाती है। यह कहें कि यदि ऐसा आपको दिखे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी विनम्रता खो रही है, समझ जाइएगा कि ज़रूर सत्ता में जो सरकार है वह कमज़ोर है। और उस वक्त सत्ता में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि संविधान निर्माताओं में से एक थे, हमारे संविधान सभा के सदस्य थे। यानी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट उनसे टक्कर लेने की, उनके खिलाफ जाने की सोच नहीं सकती थी। तो वह गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला देते वक्त हुए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए यह कहती है कि 368 के तहत वह फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है, और 13 और 368 का आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरी तरह से सही है। इसी के तहत दोस्तों बहुत से और अमेंडमेंट होते हैं, जैसे कि 4th अमेंडमेंट द्वारा उस केस को, बेला बैनर्जी केस को निपटा दिया जाता है। उस अमेंडमेंट उसमें जो परेशानियां आ रही थी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर के, बेला बैनर्जी के केस को सुलझाने के लिए 9th शेड्यूल में वह एक्ट डाल दिया जाता है। फिर 17 अमेंडमेंट करके 1964 में पंजाब, राजस्थान और भी कई राज्यों के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है
कि इस 17 अमेंडमेंट के खिलाफ भी एक केस आ जाता है। जी हाँ, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में यह केस आ जाता है, जो कि 17 अमेंडमेंट को ही अपने आप में चैलेंज करता है। और इसी के साथ फिर से एक बार गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि 13 की शक्ति 368 को लिमिट नहीं कर सकती है। सेम जजमेंट दोहराया जाता है, गवर्नमेंट जीत जाती है। लेकिन कौन जाने दोस्तों कि कब किसका पलड़ा भारी हो जाए। जी हाँ, अब क्या होता है कि एक तूफान की तरह एक और केस आता है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और अब जब यह केस आया है 1967 में, सुप्रीम कोर्ट अपनी विनम्रता खोती हुई दिखती है। वह अपने उसका जो मूड है वह बदलता हुआ दिखता है। यानी समझ जाइए दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। जी दोस्तों, तो 1967 तक हमारी जो सरकार थी, भारत सरकार थी, वह कमज़ोर स्थिति में थी। उसकी स्थिति डमाडोल थी। क्यों? तो देखिए 64 में 17 अमेंडमेंट के बाद मई महीने में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो कांग्रेस पार्टी थी वह आपस में ही कहीं ना कहीं फिर कमज़ोर हो जाती है, आपस में ही लड़ रही होती है। उनके अंदर ही एक गृह युद्ध चल रहा होता है पार्टी में ही। तो इसी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए, सरकार को कमज़ोर देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट अपना पलड़ा भारी करते हुए गवर्नमेंट के विरोध में इस केस का फैसला, इस केस का जजमेंट सुनाती है। जी दोस्तों, इस केस को ना हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यह केस डायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं केशवानंद भारती केस से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह केस दो भाइयों को लेकर के है। दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। उनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी और केरल सरकार के लैंड रिफॉर्म एक्ट्स के तहत यदि एक से अधिक भाई है तो प्रत्येक भाई 30 एकड़ ज़मीन रख सकता था। उसके बाद की जो ज़मीन थी वह गवर्नमेंट अपने अधिकार में ले रही थी। लेकिन यहाँ पर जब वह इनके ज़मीनों को लेती है तो यह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि भाई उनके मतलब वह जाते हैं, याचिका दायर करते हैं स्टेट ऑफ पंजाब के खिलाफ कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। 31 भी सम्मिलित रहता है बिना किसी क्योंकि संपत्ति छीनी गई है। और वह एंगल भी रहता है। कौन सा एंगल? 13 और 368 का। देखिए अब तक ये एंगल आ चुका है, ठीक है। और सरकार के पक्ष में फैसला आया था कि 13 की शक्ति 368 को कंट्रोल नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ इस फैसले में, इस केस में गवर्नमेंट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट यह कह देती है कि 368 से की शक्ति से 368 अलग नहीं है, इसके पहुँच से 368 अलग नहीं है। यानी कि वह यह जजमेंट देती है कि 368 के तहत वह मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। आर्टिकल 13 में जो कहा गया है कि मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है, कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया जा सकता है, वह शर्तें 368 पर भी लागू होती है। जी हाँ, तो यह केस जो था, इसमें अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 11 जजों की बेंच। यह बेंच जो है कि 6-1 के फैसले से, जी हाँ, 6 लोग जो हैं कि इस जजमेंट के सपोर्ट में रहते हैं, 6 जजेस, और एक जजमेंट सिर्फ इस जजमेंट के विरोध में रहते हैं। यह फैसला गोलकनाथ के पक्ष में आ जाता है। लेकिन अगर यह फैसला लागू होता सभी फैसलों पर, तो जो अब तक का जो काम हुआ था लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, शिक्षा रिफॉर्म्स को लेकर, वह कहीं ना कहीं पलट जाता। इसलिए यहाँ एक डॉक्ट्रिन बनता है कि यह फैसला भविष्य के फैसलों पर लागू होगा, ठीक है। यह जजमेंट भविष्य के फैसलों पर लागू होगा। पिछला जो काम हो चुका है, पिछला जो फैसला आ चुका है, उस पर लागू नहीं होगा, जिसके वजह से सरकार को राहत मिल जाती है। और फिर दोस्तों, कई घटनाएं इसके बाद भी घटती है। जैसे कि इसके बाद एक और केस आता है, कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस आता है 1970 में, बैंक नेशनलाइजेशन के खिलाफ। जी हाँ, इंदिरा गांधी 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अध्यादेश जारी करती है। वह 14 राष्ट्रीय बैंकों का नेशनलाइजेशन कर देती है जिनके पास 50 करोड़ से अधिक का रिजर्व होता है। और साथ ही साथ वह कहती है कि जो मान जाएंगे उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए एक अमाउंट तय की जाएगी, एक
सभा बैठेगा उसके द्वारा, और वो अमाउंट उन्हें 10 साल बाद दी जाएगी, यानी कि पूरी तरह से अपने शर्तों पर वह बैंकों का नेशनलाइजेशन करती है। तो कॉपर साहब, जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रहती है, हिस्सेदारी रहती है, वह सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं याचिका लेकर के। और क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ताकतवर नहीं थी, वह बहुत ही मुश्किल से अपनी सरकार चला पा रही थी, तो सरकार की डमाडोल स्थिति यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के विरोध में फैसला सुनाते वक्त कॉपर के पक्ष में फैसला सुना देती है। और इसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी यह समझ जाती है कि अब कुछ करना है यदि, तो उन्हें बहुमत की सरकार के साथ सत्ता में आना होगा, बहुमत के साथ अपनी सरकार बनानी होगी। तो वह गरीबी हटाओ का नारा देते हुए 1971 में बहुमत के सरकार के साथ सत्ता में आ जाती है, और सत्ता में आते ही धड़ाधड़ 1 साल के अंदर वह कई अमेंडमेंट कर डालती है। जी हाँ, कई संशोधन कर डालती है। 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, हम यहाँ पर 29 तक लेंगे, क्योंकि 29वां अमेंडमेंट वह अमेंडमेंट है जो सीधे तौर पर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस को जन्म देती है, से जुड़ी हुई है। दोस्तों अब सबसे पहले वह क्या करती है, एक एक करके ना अमेंडमेंट द्वारा सत्ता में आते ही उन सभी फैसलों को निपटाना शुरू करती है, उन सभी फैसलों को पलटना शुरू करती है जो उनके खिलाफ खड़ा होता है। जैसे कि 24वें द्वारा वह गोलकनाथ केस को फैसले को पलट देती है। वह आर्टिकल 13 में ही संशोधन करके यह लिखवा देती है कि इसका कोई संबंध 368 से नहीं है, और 368 में संशोधन करके यह लिखवा देती है कि इसका कोई संबंध 13 से नहीं है, और साफ शब्दों में यह लिखवा देती है कि 368 के तहत सरकार किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है। जी हाँ, अब क्या होता है दोस्तों कि केशवानंद भारती, ये जो केस आता है वह 29वां के खिलाफ रहता है। तो हम समझ लेते हैं कि 29 अमेंडमेंट में क्या होता है। 29 अमेंडमेंट द्वारा क्या किया जाता है कि केरल सरकार जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाती है उसके पालन में कुछ रुकावटें आती रहती है, तो उसको सुलझाने के लिए 9th शेड्यूल में, जी हाँ 29 अमेंडमेंट द्वारा 9th शेड्यूल में केरल सरकार की लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार का जो अधिनियम था उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। किस व्यू से कि जो रुकावटें आ रही है वह खत्म हो जाए और सरकार आसानी से लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत अपना काम कर सके 29वां संशोधन के द्वारा। दोस्तों हम यहाँ पर 25 और 26 के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 25 भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ही रहता है केशवानंद भारती केस से। 25 द्वारा वह क्या करती है, 25वां अमेंडमेंट द्वारा बैंक नेशनलाइजेशन का जो मामला फंसे रहता है उसको पलट देती है, और साथ ही साथ वो जो कंपनसेशन वर्ड आ रहा था ना दोस्तों, वह उस कंपनसेशन वर्ड को ही हटा करके अमाउंट कर देती है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनसेशन वर्ड लैंड रिफॉर्म्स के लिए भी एक रुकावट थी, और सरकार के पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था कि वह ज़मीन खरीदे और फिर गरीबों को दे, तो वह कंपनसेशन वर्ड को ही हटा देती है। 26 द्वारा प्रीवी पर्स मामले को सुलझा देती है। अब बात यह आता है कि प्रीव्यू पर्स क्या है। तो दोस्तों प्रीव्यू पर्स वह खर्च रहता है जो सरकार को हर महीने, ठीक है, बिना किसी यह ऐसा कोई एक ज़रूरी खर्च के तौर पर यह रहता है, राजाओं को देना पड़ता था। इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती थी, निश्चित था कि उन्हें राजाओं को हर महीना यह देना है। लाखों रुपया इस तरीके से खर्च होता था राजाओं पे, क्योंकि वह इसी कंडीशन के साथ 1949 में इंडिया के साथ मर्ज हुए होते हैं कि उन्हें हर महीना खर्च मिलेगा। अब इंदिरा गांधी इस खर्च को समाप्त करना चाहती थी, इसलिए वह पहले ही जब सत्ता में आई थी तो इसके लिए बिल पास करवाने की कोशिश करती है, लेकिन लोकसभा में बिल पास होता है पर राज्यसभा में एक वोट से, जी हाँ 150 वोट चाहिए था और सिर्फ 149 वोट मिल पाता है, यानी एक वोट कम होता है और उनका ये जो बिल रहता है वह पास नहीं हो पाता है। पहला ऐसा मामला जो राज्यसभा में, वह बिल जो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया दोस्तों। तो देखिए किस तरह सभी मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी आप हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़े ना दोस्तों, तो इसे कहानी की तरह पढ़िए, एक दूसरे से लिंक करके पढ़िए। सच बता रही हूँ, आप कभी भूलेंगे नहीं, और यदि किसी पॉइंट को भूलते हैं तो आसपास के बातों को जो लिंक है उसको याद कीजिए और फटाक से याद आ जाएगा कि क्या बात था।
तो इस तरह से वह क्या करती है कि 26वें संशोधन द्वारा उन दोनों आर्टिकलों को ही नष्ट कर देती है जो कि ये जो पैसा दिया जाता था उसको प्रमोट करते थे, ठीक है। ये ऊपर से ये जो पैसा दिया जाता था ना वह टैक्स फ्री था, तो वह इसे नष्ट करते हुए 366 में जो रूलर्स की परिभाषा बताती थी जो एक्ट, उसमें रूलर्स की परिभाषा को क्या करती है, बदल देती है। जो आर्टिकल एक्ट नहीं, जो आर्टिकल 366 का जो आर्टिकल रूलर्स की परिभाषा बताती थी कि इन्हें पैसा दिया जाता है, उन्हें बदलते हुए वह लिखवा देती है कि इन्हें पैसा दिया जाता था, है से था करवा देती है, और इस तरीके से इन सभी अमेंडमेंट को वह अंजाम देती है। और अब आता है आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण केस, आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट। अब हम उस जजमेंट को समझेंगे, उस केस को समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यह केस क्या था? तो दोस्तों यह केस स्टेट ऑफ केरला के विरोध में केशवानंद भारती लेकर आते हैं। केशवानंद भारती कौन थे? तो दोस्तों केशवानंद भारती केरल के एडमीर में स्थित शैव मठ के एक मठाधीश थे। जी हाँ, वह केरल के शंकराचार्य थे और इनका पूरा नाम था दोस्तों श्रीमन जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंगलावरु। इस नाम में जो पावर है ना दोस्तों, उसको देखिए, नाम में ही इतना दम है कि उनके ताकत का अंदाज़ा लगाइए। वह केरल के शंकराचार्य थे, मतलब कि हिंदू जो धर्म है उसके सबसे उच्च पोस्ट पर थे, शंकराचार्य थे, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे। तो जब भूमि अधिनियम एक्ट के तहत केरल सरकार इनके मठ की जो हजारों एकड़ ज़मीन थी उससे लेने की कोशिश करती है, उस ज़मीन के मैनेजमेंट को अपने अधिकार में लेने की कोशिश करती है, तो रुकावटें पैदा होती है। वह क्या करते, और फिर जब 29 अमेंडमेंट द्वारा, जी हाँ 29 अमेंडमेंट द्वारा इस एक्ट को 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता है, तो वह रुकावटें दूर होती है और सरकार क्या करती है, केरल सरकार इसके मैनेजमेंट के अधिकार को अपने हाथों में ले लेती है। तब जो केशवानंद भारती होते हैं वह जाते हैं अपने वकील के पास। इस केस का वकील कौन है? नाना पालकीवाला। जी हाँ, और यही नाना पालकीवाला गोलकनाथ केस में भी वकील रहते हैं, और आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण केसों में, चाहे वो मिनर्वा मिल्स हो या फिर कोई भी केस, उन सभी में नाना पालकीवाले ही हीरो के तौर पर अवतरित हुए हैं। तो अब वह अपने वकील के पास जाते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं, और अब इस पूरे पिक्चर में नाना पालकीवाले आ जाते हैं और हाई कोर्ट में मामला जाता है। जब हाई कोर्ट में केशवानंद भारती केस हार जाते हैं, तब वह सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तब इस केस को सुलझाने के लिए, इस विवाद को सुलझाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा बेंच बैठता है। जी हाँ, 13 जजों का बेंच बैठता है। मज़ेदार बात यह है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कुल के कुल 13 जज ही थे, सारे के सारे बैठ जाते हैं। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि गोलकनाथ में 11 जजों का बेंच बैठता है और इसमें 13। क्यों 13 बैठता है, ये भी एक बार के लिए समझ लीजिए कि यह जो केस रहता है, यह गोलकनाथ केस को भी, जी गोलकनाथ केस की भी सुनवाई इस केस में होनी थी, उस केस का आधार भी इस केस को प्राप्त रहता है। तो यह नियम था कि यदि किसी पिछले केस पे भी सुनवाई होना है तो उससे बड़ा बेंच बैठाना पड़ेगा। तो इसीलिए 11 से अधिक 13 जजों की बेंच इस केस के लिए बैठती है, और लगातार 68 डेज तक इस पर विवाद होता है। जी दोस्तों, और यह केस महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है, इतना आसान नहीं होता जजों के लिए इस केस का फैसला सुनाना। क्यों इस केस का जजमेंट करना? क्योंकि यह केस किसी एक या दो बात को लेकर के नहीं, किसी एक या दो आर्टिकल को लेकर के नहीं, अनेक आर्टिकलों के ऊपर था। जी हाँ, इस केस में ना 31 जुड़ा हुआ था, 19 जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि यह प्रॉपर्टी को लेकर के था, तो ऑब्वियसली 31 आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का अधिकार हमें किस आर्टिकल से मिलता है? आर्टिकल 31 से, 29 से। फिर 14 जुड़ा हुआ था, 15 जुड़ा हुआ था, समानता का अधिकार, स्पीच का अधिकार, ठीक है। मतलब कई सारे आर्टिकल्स एक साथ जुड़ रहे थे। 13 और 368 का जो संबंध है, वह एंगल भी इसमें टकरा रहा था। हमने कहा था ना कि यह एंगल समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण केसेस जो है, जैसे कि सज्जन सिंह हुआ, गोलकनाथ हुआ,
और अब केशवानंद भारती में भी इनके रिलेशन को लेकर के बात आती है कि क्या 368, सॉरी यहाँ पे हम 369 लिख दिए हैं दोस्तों, क्या 368 की शक्ति इतनी है कि वह मूल अधिकारों को भी में भी संशोधन कर सकती है? यह सवाल फिर से एक बार यहाँ पर उभरता है। और दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि ना सिर्फ आर्टिकल्स बल्कि संशोधनों के खिलाफ भी यह केस रहता है। जी हाँ, बेसिकली 29 संशोधन के खिलाफ, और केस को मजबूत करने के लिए 24वां और 25वां संशोधन भी जोड़ लिया गया रहता है। 24वां में क्या रहता है, 13 और 368 का ही मामला रहता है, ठीक है, कि उनका संबंध है यानी, और 25वां में कंपनसेशन जो वर्ड हटाया गया रहता है उसको लेकर के उस बात को जोड़ लेते हैं इस केस के जो वकील रहते हैं वह, ताकि केस मजबूत हो जाए। अब दोस्तों बात ये होता है कि इन सभी बातों पर लगातार बहस होने के बाद खूब बहस होता है और जजमेंट केशवानंद भारती के खिलाफ आता है। जी हाँ, ये जो शंकराचार्य रहते हैं केशवानंद भारती, उनके खिलाफ में फैसला आता है। केशवानंद भारती केस को हार जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो लेकिन है ना, यही इस केस को महत्वपूर्ण बनाता है। केशवानंद हार गए, यानी कि यदि दो पार्टी लड़ रही है, एक पार्टी की हार तो दूसरी पार्टी की जीत हुई, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी के हारने पर भी दूसरी पार्टी की पूर्ण रूप से जीत नहीं होती है। जी हाँ, भारत सरकार भी पूरी तरीके से जीत नहीं पाता है। क्यों नहीं जीत पाता है? देखिए मामले को समझिए। इस केस के जजमेंट में यह प्रूफ हो जाता है, यह साबित हो जाता है कि 368 के तहत सरकार को संविधान के किसी भी भाग में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन करने का, ठीक है, अमेंडमेंट करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो भी संशोधन हुए होते हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29 सभी, उन सभी को सही साबित कर दिया जाता है। यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूर्ण हो जाता है, प्रिवी पर्स नष्ट हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है। 29वां में जो 9 शेड्यूल में 29 अमेंडमेंट द्वारा 9 शेड्यूल में केरल एक्ट जाता है तो वह चला जाता है। मठ की जो मैनेजमेंट के अधिकार थी वह केरल सरकार के हाथों में आ जाती है। पर दोस्तों ये पर ही जो है, यह भी बात साफ कर दिया जाता है कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, सरकार द्वारा ऐसा कोई अमेंडमेंट मान्य नहीं होगा जो संविधान की मूल धारणा, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता हो, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता हो। जी दोस्तों, तो इस केस के जजमेंट के साथ एक नया वर्ड सामने आता है। क्या है वह? बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, इस शब्द को लाना ना इतना आसान नहीं था। जब बात फंसता है ना, जजों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है कि क्या किया जाए, क्योंकि वह जानते थे कि जो कार्य हो रहे हैं, सामाजिक सुधार हो रहे हैं, आर्थिक सुधार हो रहे हैं, शिक्षा में रिजर्वेशन आ रहा है, वह सब कहीं ना कहीं ज़रूरी है उन आज़ादी के सपनों को साकार करने के लिए जो संविधान निर्माताओं ने देखा था, जो सभी वर्गों ने मिलकर के आज़ाद भारत के लिए देखा था। लेकिन वह इस बात से भी चिंतित थे कि इंदिरा गांधी सत्ता में आते ही ऐसे संशोधन करना चालू करती है मानो वह संविधान को ही नष्ट कर देगी। तो हमारा जो संविधान है ना दोस्तों, वह कोई एक बुक नहीं है, वह कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बल्कि वह एक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट्स है। जी हाँ, लिविंग ब्रीदिंग। तो वह एक विज़न है, वह एक आइडिया है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर वह नष्ट होगा तो आज़ाद भारत का सपना टूट जाएगा, भारत टूट जाएगा। और संविधान लिखने का अधिकार केवल संविधान निर्माताओं को था, उसके संशोधन का अधिकार है दिया गया है सरकार को, लिखने का नहीं। तो इस बात से चिंतित वह कहीं ना कहीं 368 से मिलने वाले जो अलिमिट मतलब असीमित जो अधिकार था संशोधन का, उसे सीमित करना चाहती थी सुप्रीम कोर्ट। और इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए वह उस समय जो केसेस चल रहे थे उनका अध्ययन करती है। तो वह कुछ शब्दों को अध्ययन करती है और कुछ शब्द पाती है, जैसे कि बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर वह गजब का बीच का रास्ता निकालती है। और वह बीच का रास्ता ही था
बेसिक स्ट्रक्चर, जी हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन। तो इस केस के इसी जजमेंट ने इस केस को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन जो इस जजमेंट से आता है। और अब सवाल ये आता है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा क्या है, इसमें कौन कौन सी अवधारणाएं सम्मिलित है, कौन कौन सी बातें सम्मिलित है। तो सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि वह टाइम टू टाइम, केस टू केस यह बताएगी कि कौन कौन से बातें बेसिक स्ट्रक्चर में के अंतर्गत आती है। और इसी अपने फैसले के साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पावरफुल बन जाती है। और अब सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के व्यू से इंदिरा गांधी अपना हस्तक्षेप करती है। जी हाँ, किस तरह का हस्तक्षेप वो देखिएगा दोस्तों। इसका जो फैसला है ना इस केस का, वह 7-6 से आया था। कितना से? 7-6 से, यानी कि 7 जो जज रहते हैं वह बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन आता है, जो आउटलाइन खींचा जाता है, जो सीमित करने की जो शक्ति है उसके पक्ष में रहते हैं। और 6 जज मानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन मतलब उसके सपोर्ट में नहीं रहते हैं। तो जो 7 जज सपोर्ट में रहते हैं वह उसमें से एक थे चीफ जस्टिस सिकरी साहब। वह 24 इस केस का जो जजमेंट है ना दोस्तों, यह डेट याद रख लीजिएगा, मैं डेट बता रही हूँ, 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल 1973 को आता है। कब? 24 अप्रैल 1973। एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ इस डेट के बारे में ताकि आप याद रख सकें। इसी दिन दोस्तों, जी दोस्तों, इसी दिन हमारे भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी का जन्म हुआ था। जी हाँ, 24 अप्रैल 1973। तो इस दिन वह जजमेंट सुनाते हैं और 25 तारीख को उनका रिटायरमेंट रहता है। तो इनके रिटायरमेंट के बाद जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको चीफ जस्टिस बनना था। यानी कि सीनियर मोस्ट कौन थे? देखिए, ये तीनों सीनियर मोस्ट थे, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस सैलेट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की जो नियत इंदिरा गांधी की रहती है वह क्या करती है? A.N. रे को चीफ जस्टिस बना देती है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ में रहते हैं। और बाद में वह इस केस को इनके चीफ जस्टिस रहते हुए में दोबारा खुलवाने के लिए दबाव डालती है। यह केस कहीं ना कहीं दोबारा खुलने वाला ही रहता है कि नाना पालकीवाला एक बार फिर से हीरो की तरह आते हैं और 2 दिन के बहस से अपने दलीलों से यह बात साबित कर देते हैं कि बिना किसी याचिका के यह केस को दोबारा नहीं खोला जा सकता है। और जजों को यह समझा देते हैं, उन्हें मना लेते हैं कि यह केस बहुत ही उलझा हुआ केस है, इसे दोबारा खोल करके बस मुसीबतों को, समस्याओं को पैदा किया जा सकता है। यह जो जजमेंट है ना वो बहुत ही सही है। यह बेसिक स्ट्रक्चर का जो आउटलाइन सामने आया है वह बहुत ज़रूरी है, वरना जो मूल ढांचा है, जो मेन आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ही नष्ट होने का डर है। तो इसलिए सरकार के संशोधन की जो शक्ति है उसको सीमित करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस जजमेंट को नष्ट मत होने दीजिए, इस केस को दोबारा मत खोलिए। और अपने इन्हीं सभी बातों के वजह से यह केस महान बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है, अपने इस जजमेंट के वजह से, अपने इस डिसीज़न के वजह से। और इसके जो वकील थे नाना पालकीवाला, वह एक हीरो के रूप में उभरते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं जानती हूँ वीडियो थोड़ा लंबा है, पर दोस्तों बहुत सभी जो पॉइंट्स हैं, सभी बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यदि थोड़ा भी कुछ भी आपको इस वीडियो से लाभ मिला हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।